हेलो माई सेल्फ श्याम। आज की क्लास में हम फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे द यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मैटर एंड एनर्जी अवेलेबल विथ दियर वेलोसिटी, अर्थात संपूर्ण अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जो भी विजिबल नॉन विजिबल चीज़ें हैं वो सब जो कि अस्तित्व में है, चाहे वो द्रव्य अर्थात मास हो या एनर्जी अर्थात ऊर्जा हो, वो सब ब्रह्मांड में शामिल की जाती है। यहाँ पर आइंस्टीन के नियम अनुसार E बराबर mc², उन्होंने बताया था। यहाँ पर m मास को बताता है और जो मास है, जो द्रव्य में है, वो विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल भी हो सकता है। विजिबल में जो हम देख रहे हैं वो सब विजिबल है इस ब्रह्मांड में, और नॉन विजिबल की यदि हम बात करें जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वास्तविक में अस्तित्व में है, वो है ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल। उसी तरीके से यदि हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी भी दो तरीके से हो सकती है, विजिबल एनर्जी और नॉन विजिबल एनर्जी। विजिबल ये जो दृश्यमान हमें एनर्जी जो दिखाई देती है वो प्रकाश में दिखाई देती है, विबग्योर के रूप में होती है, और जो नॉन विजिबल होती है वो अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, ग्रेविटी आदि जो है वो नॉन विजिबल एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविक में वो अस्तित्व में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो अध्ययन हम करते हैं उस विषय का क्या नाम है, उसका नाम है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर, ओरिजिन, एवोल्यूशन और डेंसिटी, ये चीज़ों का हम ब्रह्मांड के इस अध्ययन में कोस्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि निम्न में से कौन कौन से चीज़ों का अध्ययन हम कोस्मोलॉजी में करते हैं, तो और ऑप्शंस में किस तरीके से आएंगे, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, एवोल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी, या फिर कोई और उसमें हो सकता है। अब प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा नहीं शामिल किया जाता, तो ये चीज़ें शामिल की जाती है, और जो नहीं एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ उसमें डाल देंगे वो चीज़ शामिल नहीं की जाती। तो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी एनर्जी और मैटर है और कितना है जो कि हमें विजिबल है और नॉन विजिबल है। तो हम देख सकते हैं कि 73% जो डार्क एनर्जी है जो कि नॉन विजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती। कितना प्रतिशत है? 73%। डायरेक्ट डाटा यहाँ पर उठा करके प्रश्न बन सकता है। उसके बाद देखिए डार्क मैटर, तो डार्क मैटर है वो 23% है, और नॉर्मल यदि मैटर की बात करें सामान्य रूप से ओनली 4% है जो कि सामान्य मैटर है, जो कि सामान्य रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, क्रिएशन थ्योरी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो शुरुआती दौर से ही ये देखते हैं कि सुपर नेचुरल या पारलौकिक अवस्था है जो कि भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मांड को बनाया। दूसरी जो तरीका है वो है साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीका, जो कि तर्क और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। यहाँ पर भी हम बात करें तो साइंटिफिक तरीके में पहली बार टोलमी महोदय ने हमें बताया था लगभग 100 ईसा पश्चात कि यह जो ब्रह्मांड है वो अर्थ सेंटर्ड है, पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, और पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। चारों तरफ जो ब्रह्मांडीय पिंड है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा कि अर्थ सेंटर्ड जो कोस्मोलॉजी है वो किसने बताया था, या फिर इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत किस तरीके से या किसने बताया था। ठीक है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, हमें आंसर दे सकते हैं। अगला इसके बाद देखते हैं निकोलस कोपरनिकस ने 1300 वर्षों के पश्चात, वहाँ 100 ईसा पश्चात और यहाँ देखते हैं 1473 ईसा पश्चात, लगभग 1300 वर्षों तक ये मानते रहे कि ब्रह्मांड कैसा है, अर्थ सेंटर्ड है। लेकिन उन्होंने बताया बाद में कोपरनिकस ने कि यह अर्थ सेंटर्ड ना होकर के सन सेंटर्ड है। ठीक है, और यह इसके बीच में सेंटर में क्या है, सूर्य है। तो अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि स्थिर साम्यावस्था का सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी ये किसने दी थी? फ्रेड होयल ने 1948 में 1948 में दी थी, और इन्होंने एक अच्छी बात बताई थी कि इनफाइनाइट यूनिवर्स है।
यूनिवर्स कैसा है? इनफाइनाइट है। ब्रह्मांड अनंत है और जब से इसकी उत्पत्ति हुई है तभी से ही यह अनंत है, यह इन्होंने बताया था। तो शुरुआती दौर में धीरे धीरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता गया। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो आइंस्टीन महोदय ने 1930 में ऑक्सीलेटिंग थ्योरी या दोलन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन महोदय ने दिया था। और विशेष रूप से इन्होंने एक नई बात हमें बताई कि यह जो मॉडल था चक्रीय अवस्था था। किस तरीके से था? कि सबसे पहले बिग बैंग होगा, बिग बैंग में विस्तार होगा, छोटे से बिंदु से, ब्रह्मांड के एक छोटे से बिंदु से विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा और बड़ा होता चला जाएगा ब्रह्मांड। उसके पश्चात जब इसकी एक लिमिट खत्म हो जाएगी तो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये छोटा होता जाएगा। बिग क्रंच का उसका नाम दिया और लगातार रूप से बिग क्रंच के बाद में बिग बैंग होगा और ये साइक्लिक अवस्था में हमें प्राप्त होगा। और यह जो श्रृंखला है, ये साइकिल जो श्रृंखला है, ये अनंत काल तक अनंत श्रृंखला के रूप में प्राप्त होगी, इनफाइनाइट रूप में हमें प्राप्त होगी। और इसकी यदि हम एज की बात करें तो 13.77 बिलियन ईयर्स अगो की यह घटना है जो कि प्रेजेंट साइकिल यहाँ पर चल रही है। ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो बिग बैंग थ्योरी वर्तमान में सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया था। सीधे तौर पर प्रश्न बनता है कि वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? आंसर आएगा बिग बैंग थ्योरी है। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटेर, जो कि बेल्जियम के थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने भी समय वही बताया था जो पहले था और उन्होंने यह बात भी बताई कि जो एक बिंदु था जिसका नाम उन्होंने दिया सिंगुलरिटी या विलक्षणता, उस बिंदु से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के दौरान वो बिंदु में विस्फोट हुआ, बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद ब्रह्मांड लगातार रूप से विस्तार करता चला गया। और यहाँ पर जो एनर्जी थी, यहाँ पर एनर्जी किस में तब्दील हो गई? मास में तब्दील हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन किया जा सकता है। बेसिकली रूप से यहाँ पर ये सिद्धांत काम आया। एक नया प्रश्न और बनता है कि आखिर में जो ये सिंगुलरिटी या विलक्षणता की यदि जो हम बात करते हैं, जिस पॉइंट से यह विस्फोट हुआ, जिस बेसिक पॉइंट से यह विस्फोट हुआ, उस बेसिक पॉइंट में ऊर्जा कहां से आई? तो इसका आंसर आता है कि आंतरिक दहन ऊर्जा, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें पहले से मौजूद थी और उसमें विस्फोट होने के बाद पश्चात इसमें लगातार रूप से विस्तार होता चला गया। अगली यदि हम बात करें तो ब्रह्मांड का शेप किस तरीके से है, तो यहाँ पर दो बातें होती है। यदि हम बात करें ओपन यूनिवर्स की, तो ओपन यूनिवर्स में यह जो शेप होगी वो सैडल शेप में होगी, लेकिन वहीं यदि हम बात करें क्लोज्ड यूनिवर्स की तो इसकी शेप होगी स्फीयर शेप में। अब प्रश्न यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड की शेप किस तरीके से है, तो यहाँ पर सैडल शेप और स्फीयर शेप दोनों आंसर सही है, क्योंकि यह माना गया है कि कुछ लोग इसको क्लोज्ड मानते हैं और कुछ लोग इसको ओपन मानते हैं, तो दोनों इसके आंसर सही होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो मॉडर्न हाइपोथेसिस किस तरीके से है, आधुनिक संकल्पनाएं जो है वो टैकियन प्रोसेस के तहत है। टैकियन प्रोसेस इस बारे में बतलाता है कि जो ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है वो लगातार रूप से हो रहा है। और यहाँ पर टैकियन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो ए नाम की कोई वस्तु है, इसको उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट यदि बी से हुआ तो ए की जो प्रॉपर्टी है वो बी में आ जाएगी और बी का यदि सी नाम की वस्तु से यदि कांटेक्ट हुआ तो बी की प्रॉपर्टी सी में आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन टैकियन में हमने यह भी पाया कि यदि बी का कांटेक्ट सी से हुआ तो सी के अंदर बी के साथ साथ ए की प्रॉपर्टी भी होगी, तो सी में ए की प्रॉपर्टी होगी, जबकि ए से इसका कांटेक्ट नहीं था। इसका कांटेक्ट ना होते भी सी में ए की प्रॉपर्टी होगी और ए के अंदर सी की प्रॉपर्टी होगी। तो इस चीज को यहाँ पर हम देख रहे हैं और वैज्ञानिक वर्तमान में इस पर लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में जो ये ऊर्जा थी यह बहुत तेज़ी से निकली। बिग बैंग थ्योरी में हम बताते हैं कि ये जो ऊर्जा थी बहुत तेज़ी से निकली और जो ऊर्जा थी वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने में पश्चात द्रव्यमान में बदलना शुरू हो गया। जो आकाशीय पिंड जो हमें दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखाई देता है वो क्या है? ऊर्जा का बदला हुआ स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि आखिर ये जो ब्रह्मांड फैल रहा है वो कहाँ पर फैल रहा है, किस स्थान पर फैल रहा है, आखिर वो स्थान कहाँ से आया कि इतनी तेज गति से और इतने बड़ी मात्रा में ये ब्रह्मांड फैल रहा है। तो यहाँ पर आइंस्टीन महोदय ने हमें बताया था कि जो ये ब्रह्मांड फैल रहा है ये समय में फैल रहा है, टाइम। अब एक नई बात हमारी समझ में आई कि आखिर में समय में कैसे फैल सकता है। तो हम 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय संकल्पना को पहले से जानते हैं, जिसके अंदर dx, dy और dz ये 3 विमा हम पहले से जानते हैं। उन्होंने हमें बतलाया कि dt करके एक चौथी विमा भी होती है और इसी विमा में, इसी डायमेंशन में यह ब्रह्मांड फैल रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मांड आखिर कहाँ फैल रहा है? तो उत्तर क्या आएगा हमारा कि ब्रह्मांड समय में फैल रहा है। एक नया प्रश्न, नया आंसर हमें मिल सकता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड का ये फैलने की जो अवस्था है इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से जो कि क्या था, हमने विलक्षणता का नाम दिया था, सिंगुलरिटी का नाम दिया था। इस सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के पश्चात लगभग 3,75,000 वर्षों के पश्चात देखें तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि एक आकाशगंगा का निर्माण हुआ। विस्फोट होने के बाद फैलाव हुआ, फैलाव होने के पश्चात विभिन्न आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, लेकिन पहली जो आकाशगंगा बनी वो आकाशगंगा, उसका नाम था CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसका दूसरा नाम जो था वो था CR7। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी जर्सी 7 नंबर की उनकी जर्सी के सम्मान देते हुए CR7 उसका नाम दिया। तो प्रश्न बन सकता है पहली आकाशगंगा कौन सी थी? आंसर CR7 या फिर इसी का दूसरा नाम है CMBR। सीधे तौर पर सीधा इसमें प्रश्न बन जाता है कि पहली आकाशगंगा कौन सी थी। उसके बाद यदि हम देखें तो अलग अलग गैलेक्सी और अलग अलग प्लेनेट उसमें बाद में बनते गए, उनका विकास होता चला गया। और टाइम पीरियड क्या है इसका? 13.77 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो वर्तमान तक यहाँ तक पहुँच चुका है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है आकाशगंगा क्या है या व्हाट आर गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या है? हमने पहले भी देखा था कि कॉलोनी ऑफ इनफाइनेट नंबर ऑफ स्टार, असंख्य तारों के समूह, बहुत सारे तारे इसमें पाए जाते हैं। कुछ प्रश्न हमारे बनते हैं जैसे कि पहली गैलेक्सी कौन सी थी? अभी हमने देखा CR7 या CMBR पहली गैलेक्सी थी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हम निवास करते हैं? तो उसका आंसर आएगा मिल्की वे। इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है। इसका नामकरण किसने किया था? मिल्की वे का। मिल्की वे का नामकरण गैलीलियो महोदय ने किया था। तो प्रश्न हमारा एक और बन सकता है कि मिल्की वे का नाम किसने दिया था? और इसको हमारी भारतीय परंपरा में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा के पड़ोसी में, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं हम ये भी देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, ये भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है उसके पड़ोस में कौन सी आकाशगंगा है। ज़रूरी है पड़ोस में कौन रहता है, क्योंकि बुरे वक्त पे पड़ोसी ही काम आता है, इसलिए पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। ठीक है, तो पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमिडा। एंड्रोमिडा जो भारतीय परंपरा में इसका नाम है देवयानी। ठीक है, तो मंदाकिनी भारतीय परंपरा में हमारी आकाशगंगा और पड़ोसी जो आकाशगंगा है वो है देवयानी या एंड्रोमिडा। उसके बाद यदि हम बात करें गैलेक्सी कितने तरीके की होती है, किस तरीके से यहाँ पर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली जो है, पहली आकाशगंगा है वो है इररेगुलर गैलेक्सी या अनियमित आकाशगंगा। यहाँ पर देखने वाली बात भी यह है कि यहाँ पर जो
आकाशगंगा है इनका प्रकार भी है और एक तरीके से इनकी प्रोसेस भी है, लगातार रूप से इनकी प्रोसेस भी हमें नजर आएगी। इर्रेगुलर नाम से पता चल रहा है कि इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि NGC, M82, LMC ये इनके नाम हैं और इनका कोई फिक्स शेप नहीं है। इसके बाद दूसरी है स्पाइरल। इर्रेगुलर के बाद में स्पाइरल आती है। यदि पहली बार आकाशगंगा बन रही है तो कैसी होगी, इर्रेगुलर होगी, उसकी कोई शेप नहीं होगी। उसके बाद जो इसके अंदर स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो अब शेप में जमना लगते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर शेप में लगते हैं और शेप में लगने के बाद वो स्पाइरल रूप में धारण कर लेती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पाइरल है और यह भी 3 तरीके से होती है, SA, SB और SC। SA यहाँ पर देख सकते हैं टाइटली वाउंड है, इसकी जो आर्म है वो टाइटली वाउंड है। SB में इंटरमीडिएट कमज़ोर है, थोड़ी कमज़ोर है और SC में बिल्कुल लूजली वाउंड आर्म है। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरा जो प्रकार है वो एलिप्टिकल है। पहला इर्रेगुलर, दूसरा स्पाइरल और तीसरा है एलिप्टिकल। क्रमिक विकास है, यहाँ पर प्रकार भी है और क्रमिक विकास भी है। तो दीर्घवृत्ताकार में इनका जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, उसका शेप कैसा है, प्रश्न बन सकता है। तो उसका शेप है स्पाइरल गैलेक्सी SB। स्पाइरल गैलेक्सी भी हमने 3 तरीके से देखी थी, SA, SB और SC। यहाँ पर यदि हमारी गैलेक्सी की बात करें तो SB स्पाइरल गैलेक्सी है। अब हम देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी में यदि हम हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम की बात करें तो उसकी स्थिति किस प्रकार से है। तो मध्यवर्ती जो भुजा है इसकी, हमारी गैलेक्सी की जो मध्यवर्ती भुजा है, इसमें ओरियन आर्म है जो कि हमारी भारतीय परंपरा में जिसको बोलते हैं ऐरावत पथ, वहां पर स्थित है सूर्य और उसी के चतुर्दिश विभिन्न प्लेनेट और दूसरे प्रकार के पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखें तो इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन है 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो मापते हैं वो लाइट ईयर में मापते हैं, वो इसका हमारी जो मिल्की वे है उसका डायमेंशन है। इसके बाद बात करें तो हमारी जो पड़ोस की आकाशगंगा है वो हमारी आकाशगंगा से लगभग डबल है, ठीक है, इसका आकार लगभग डबल है। इसकी शेप किस प्रकार से है, तो इसकी शेप है वैसे तो स्पाइरल है, SA स्पाइरल ऐसे है, लेकिन ये लगातार रूप से इसकी एज ज़्यादा होने के कारण लगातार रूप से इलिप्टिकल में तब्दील होती जा रही है। प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो स्पाइरल से इलिप्टिकल में तब्दील हो रही है कौन सी, हमारी जो पड़ोस की आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि तारामंडल किस तरीके से है और प्लेनेट आदि जो ब्रह्मांडीय पिंड है वो किस तरीके से होंगे। थैंक यू।